हमारे मुल्क में तमाम मीडिया चैनल्स पे जितनी पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई और जितनी पोलराइजेशन है, मैंने एक दो और चैनल्स पे भी ये रिक्वेस्ट की कि हमारे जितने लीडिंग एंकर्स हैं उनको हफ्ते में एक दिन इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए। देखिए, चाइना ने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए और उनको सीक्रेट रखने का हमारे साथ मुआहदा किया कि आप ये मुआहदे IMF के साथ शेयर नहीं करें। आपको नहीं नजर आ रहा है इस वक्त इलेक्शन का मेन स्लोगन बिजली है। हर सियासी जमात बिजली की कीमत पे इलेक्शन लड़ेगी। नेक्स्ट PM किसको देख रहे हैं आप? अगर मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो नवाज शरीफ को देख रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी जीतेगी तो बिलावल को देख रहा हूँ। CPAC होता देख रहे हैं आप? मैं बहुत कुछ होता देख पॉजिटिव। और आप बकौल आपके आम आदमी तक उसके सम्राट पहुंचेंगे। मैं इंडिया से ट्रेड खुलती देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक नए सेगमेंट के साथ एहसन मलिक और आज के हमारे जो गेस्ट हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, माहिर तजियाकार भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और आप इनको नया दौर पे भी देखते होंगे, आप हम पे भी देखते होंगे, आप एक्सप्रेस में इनका कॉलम भी पढ़ते होंगे और आजकल ये बागी एक चैनल है उसके ऊपर मुबशर लुकमान साहब के साथ भी होते हैं और बड़ी व्यूअरशिप है उसकी। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि काइंडली को थोड़े से हमारे भी क्वेश्चन हैं, अगर उस पर अपना तजिया दे दें तो ताकि नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही हो। मैं पिछले दिनों से काफ़ी एक चीज़ पे वर्किंग कर रहा था। हमारे मुल्क में तमाम मीडिया चैनल्स पे जितनी पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई और जितनी पोलराइजेशन है, मैंने एक दो और चैनल्स पे भी ये रिक्वेस्ट की कि हमारे जितने लीडिंग एंकर्स हैं उनको हफ्ते में एक दिन इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए। तो आज हम मुज़म्मिल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि हमारे पूरी दुनिया में इकोनॉमी पे डिबेट होती है और स्पेशली अभी जैसे ये इलेक्शन वीक चल रहा है, अभी भी अगर आप शाम को टीवी लगा लें तो PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये नहीं बात करते कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में इकोनॉमी पे बात क्यों नहीं होती? देखें, एक तो जो इकोनॉमी आपकी है और जो आम आदमी की इकोनॉमी है, दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, मेरी इकोनॉमी और आम आदमी की, मैं आम आदमी नहीं हूँ क्या? नहीं, आप आम आदमी नहीं, मतलब आप माहिर मैशत हैं। ठीक है। आपका ख्याल होगा पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग हो रही है, रिजर्व्स कहाँ हैं, डॉलर का रेट कहाँ है। अब आपके इश्यूज तो ये हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है नहीं गई है, हमारी IMF से डील हुई कि नहीं हुई, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रियल स्टेट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये आम आदमी की इकॉनमी नहीं है। इसका इम्पैक्ट तो आम आदमी पे आता है ना। ये बात आम आदमी, जब सियासतदान बात करता है आम आदमी से तो वो आम आदमी की जुबान में बात करता है। मसलन वो ये कहता है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ये बात आम आदमी को समझ आती है ना। जब वो कहते हैं हम 30% बिजली, ये पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग कह रही है हम 30% बिजली सस्ती करेंगे। वैसे यही पे एक सवाल, ये करेंगे कैसे? अच्छा, वो बात की बात है। आपने कहा इकोनॉमी में बात नहीं होती, ये आम आदमी को समझ आती है, ठीक ये नहीं आती है। ठीक है ना, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात तो आम आदमी की समझ में आ रही है ना। बिल्कुल ऐसी ही है। अगर वो ये कहें कि हम पाकिस्तान के रिजर्व 50 बिलियन पे ले जाएंगे तो सड़क पर खड़े मोहम्मदीन को समझ आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, उसका अगर वो कहें कि मैं स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 60,000 से ऊपर ले जाऊंगा, आम आदमी को समझ आ रही है? नहीं आ रही। अगर वो ये कहें कि हम जो है रुपए की कदर में 30% इजाफा कर देंगे, आम आदमी को समझ आ रही है? नहीं आ रही। तो इलेक्शन में सियासी जमातों ने आम आदमी के साथ आम आदमी की जुबान में बात करनी है। नहीं, आम आदमी से आपने बात कर दी। बात ये, मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, सुन रहा था, मतलब जो माशाल्लाह बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो में, और दूसरी तरफ आपका 13 अप्रैल को IMF प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अगले की गारंटीज आपने पहले दी हुई हैं, 3 साल के प्रोग्राम में आपने जाना है, तो आप ये कैसे फुलफिल कर पाएंगे? मतलब आप क्यों एक नई गाजर लोगों को दिखाते हैं? कर पाएंगे नहीं, कैसे? देखें, इस इंडिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक सब्सिडी देनी शुरू की है। ठीक है।
वो जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसने 500 यूनिट 300 यूनिट मुफ्त देने शुरू किए हैं ना दिल्ली में। पंजाब भी जीत गया इस बात पे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। नहीं, जब आप इस तरह जो 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल है, जैसे सूबे अमीर हैं मरकजी हुकूमत गरीब है, तो बात आप मानते हैं? ये मैं बात मानता हूँ। ठीक है ना, लिहाजा आप अगर कोई सब्सिडी मिलनी है तो सूबों से मिलनी है, मरकजी हुकूमत से तो नहीं मिलनी। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंपटीशन हो सकता है कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली हुकूमत फ्री कर दे या सिंध में कर दे तो पंजाब वालों पर प्रेशर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही होने जा रहा है। सूबों के पास बहुत पैसा है। हमजा शहबाज 100 यूनिट फ्री करने लगा था ना कि पंजाब गवर्नमेंट उसके पैसे दे देगी जिसका 100 यूनिट तक मिलता है। जो हाई कोर्ट, देखिए हमारे मुल्क में, अब मैं को पढ़े लिखे आम आदमी को ये नहीं समझ आती, फेडरल गवर्नमेंट ने चीनी का रेट 75 रुपये फिक्स किया। बिल्कुल किया। स्टे कहाँ से आया? हाई कोर्ट से। माफिया ने लिया। माफिया ने लिया। ये बताएं कि इन्होंने सुपर टैक्स लगाया। बिल्कुल लगाया। जिन कंपनीज का 1 अरब से ज्यादा प्रॉफिट है वो सुपर टैक्स हैं। बिल्कुल। स्टे कहाँ से आया? कोर्ट से। इन्होंने प्रॉपर्टी पे डीम टैक्स लगाया। बिल्कुल लगाया। स्टे कहाँ से आया? एक पोर्शन में पंजाब में स्टे मिला, बाकी जगहों पे तो केस चल रहा है। स्टे आया? बिल्कुल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब गवर्नमेंट टैक्सेशन करती है तो अदालतें इंटरफेयर क्यों करती? उसकी वजह मैं ये समझता हूँ, आपने जैसे डीम इनकम टैक्स की बात की, मैं ये समझता हूँ, जाती राय मेरी ये है। देखिए, मैं सियासी जमात ने वोट लिए हैं अवाम से, ठीक है, वो जवाब दे अवाम को। वो जवाब देते हैं आपके ख्याल एक में? मिनट, इलेक्शन में जवाब ही दे रहे हैं ना। अब मेरी बात समझे, इलेक्शन में जवाब ही दे रहे हैं ना। आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आपको वोट नहीं मिलेंगे। जज मामले लगते हैं ये तय करने वाले कि बिजली का रेट क्या होगा, चीनी का रेट क्या होगा, प्रॉपर्टी पर टैक्स कितना होगा। कोर्ट्स का क्या ताल्लुक है इस काम से? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा एतराज है मुजम्मिल साहब। बात ये, हम डीम टैक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डीम टैक्स आइन से मुतसादम चीज है। क्यों? ठीक है, बेसिकली ये वफाक, अब 18th अमेंडमेंट की वजह से वफाक के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो रियल एस्टेट को टैक्स करे। ये आम आदमी को समझ आती है सर? आम आदमी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक रियल एस्टेट सेक्टर का बेनिफिशियरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये आपका मौकफ है? नहीं, हम, क्योंकि हम भी एक आम आदमी है और एक आम आदमी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। मसलन डीएचए की फाइल महंगी हो गई या सस्ती हो गई, हाँ। आम आदमी का क्या फायदा है? सर ओके, पाकिस्तान में आप डीएचए को क्रिटिसाइज, स्मार्ट सिटी की फाइल महंगी हो गई, सस्ती हो गई। मेरा मतलब है ये कितने टाउन है इस्लामाबाद में, पिशावर में, इनकी कीमत बढ़ी काटोई आम आदमी तक की लगे। सर आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। हर आदमी को एक घर, एक छत चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, गाड़ियों पे कितने % टैक्स है? मेरा ख्याल है 2%। नहीं, गाड़ी जहाँ मैन्युफैक्चर होती है उसमें तो बहुत ज्यादा है। कितना? मेरा ख्याल है कुछ समवेयर को 25-26%। 100% भी है। 40 लाख की गाड़ी है, 40 लाख टैक्स भी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्यों? बड़ी गाड़ी लग्जरी पे क्यों नहीं? उसमें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है 1500 सीसी से ऊपर तो गाड़ी पाकिस्तान में बननी नहीं चाहिए। क्यों है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, बाहर से गाड़ी इंपोर्ट ना की जाए। जो पाकिस्तान में बन रही है उन पर भी टैक्स है। फॉर्च्यूनर बन रही है उस पर भी इतना टैक्स है। नहीं, वो हवल बन रही है उस पर भी टैक्स है। स्पोर्टेज बन रही है उस पर भी टैक्स है। नहीं, वो टैक्स हैं, बट वो गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, असेंबल यहाँ पे हो रही है। या तो आप इंडिया की कॉपी करें कि गाड़ी बने यहाँ पे। मैं टैक्स क्यों है कि ये आम आदमी के इस्तेमाल की चीज नहीं। ठीक है, ये शराफिया के इस्तेमाल, ये आप आम आदमी को, प्लॉट भी आम आदमी के इस्तेमाल की चीज नहीं है। आम आदमी फुटपाथ पे रहना है? नहीं, आम आदमी का डीएचए के प्लॉट में नहीं रहना। वो सर मैं कहता हूँ उसने ये जो चीचा वतनी में रहना है। उसने 25 लाख से महंगे प्लॉट में नहीं रहना। मैं कहता हूँ उसे चीचा वतनी में रहना है। जो काम इस मुल्क की शराफिया के इस्तेमाल का है उस पर 100% टैक्स होना चाहिए। वो अशराफिया अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाते। नहीं तो आप बाहर की दुनिया का फॉर्मूला अडॉप्ट कर लेना। क्यों? हम बाहर, हमारे अपने मसाइल हैं। नहीं, बाहर के अपने मसाइल हैं। सर बात ये है उनका मुंह लाल है, मैं चपेड़े मार के लाल कर दूं।
नहीं, इशू ये है कि हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए। बताएं। हम ट्रैक मैंने आम आदमी की बात करने की, आपने कहा ट्रैक से हट गए। नहीं, मैं वो बात करता हूँ जो आम आदमी करता है। नहीं, आम आदमी को मैंने आपसे कहा आप डिफाइन कर दें। आम आदमी को छत जरूरत नहीं है, उसने घर नहीं बनाना। 50 लाख का घर उसकी जरूरत, 50 लाख का प्लॉट उसकी जरूरत नहीं। सर प्लॉट को गोली मारे, प्लॉट मैं कहता हूँ 50 लाख का घर उसकी जरूरत नहीं। उसकी जरूरत क्या है? लो इनकम हाउसिंग। मतलब कैसे, कौन देगा? वो आप लोग होने नहीं देते, क्योंकि आप लोगों को जब महंगे घरों और प्लॉटों पर टैक्स लग जाएंगे बहुत ज्यादा, तो लोग लो इनकम घर बनाने शुरू कर देंगे। अभी बड़ा आसान काम है, मैं हाउसिंग सोसाइटी बनाता हूँ और एक एक कनाल के प्लॉट काटता हूँ या फार्म हाउस काटता हूँ, क्योंकि टैक्स ही कोई नहीं है, लग्जरी है। अमीर आदमी को बेचा था। जब मुझे पता होगा कि ये नहीं बिकने, एना तो 200% टैक्स है, मैं छोटे घर बनाने शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो आम आदमी खरीद लेगा। अभी तो आप आम आदमी के लिए ना गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल बना रहे हैं, ना आम आदमी के लिए घर बना रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि शराफियत। आम आदमी की बात आम आदमी के साथ करें। नहीं, आम आदमी अभी ओके, आपकी बात मैंने मान ली, शुक्र, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो आप सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, इनको टैक्स नेट में लाने के लिए मैं भाई क्वेश्चन करूंगा तो फिर आप हाइपर हो जाएंगे। अभी ये जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, वही सारा खर्चे बेयर कर रहे हैं ना? यकीन है, इसमें कोई शक है नहीं? आपकी अभी इलेक्शन लड़ भी सारे रियल स्टेट वाले रहे हैं। नहीं, वकला भी बहुत लड़ रहे हैं, वो भी रियल स्टेट वाले नहीं, वो भी रियल स्टेट वाले हैं। इवन वो रियल स्टेट वालों के वकील हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। इशू ये है कि गवर्नमेंट खुद स्पेस देती है इस पैसे को पार्क होने के लिए। मैं वो एक और, मैं आपने बात की इलेक्शन में आम आदमी की बात नहीं हो रही, मैंने आपको कहा नहीं, इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, मैंने आम आदमी की बात नहीं की। आम आदमी की इकोनॉमी की बात हो रही है, महंगाई काम करने की बात हो रही है, आम आदमी की इकोनॉमी की बात हो रही है, बिजली सस्ती करने की बात हो रही है। इस वक्त इलेक्शन बिजली पे लड़ा जा रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है? इस वक्त इलेक्शन का मेन स्लोगन बिजली है। हर सियासी जमात बिजली की कीमत पे इलेक्शन लड़ेगी। जिसका एक मंशूर उठा ले, पहला टॉपिक बिजली की कीमत है, बिजली गैस। क्यों? हर घर का मसला है, आपका मसला नहीं है, हर घर का मसला है। लिहाजा इलेक्शन बिजली और गैस की कीमत पे हो रहा है। क्या रिजल्ट आएगा वैसे इलेक्शन का? 2013 का इलेक्शन लोड शेडिंग पे हुआ था, क्या रिजल्ट आया था? लोड शेडिंग खत्म हुई थी। मैं समझता हूँ बिजली सस्ती होगी इस मुल्क में, चाहे सोलर लग के हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको इसका हल करना पड़ेगा। आप कोलिशन गवर्नमेंट देख रहे हैं या क्लियर मेजॉरिटी देख रहे हैं किसी एक पार्टी की? कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, मेरे ख्याल में अगर कोलिशन बन रहा हो तो दोबारा इलेक्शन में चले जाना चाहिए। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा। आपका जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। और तैयब उर्दगान ने ऐसे किया था कि अगर कोलिशन है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं री इलेक्शन की तरफ चला वो गया री इलेक्शन की तरफ। 1 महीने में उसने दूसरा इलेक्शन करा दिया। उसने लोगों को कहा कि किसी एक पार्टी को वोट दे दें, या मुझे दे दें या इसे दे दें, मिलकर नहीं चल सकते। ये प्रेसिडेंट यहाँ पे चलेगा? पाकिस्तान में हो सकता होना चाहिए, हो सकता है, हो सकता है। जो पार्टी फर्ज कर ले 130 सीटों पे खड़ी है और 160 सीटों पे हुकूमत बनानी है, वो आवाम के पास जा सकती है कि यार 160 दें, 130 पे नहीं बन रही, क्या करो? नेक्स्ट पीएम किसको देख रहे हैं आप? अगर मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो नवाज शरीफ को देख रहा हूँ, अगर पीपल्स पार्टी जीतेगी तो बिलावल को देख रहा हूँ, अगर हंग पार्लियामेंट होगी तो कोई डार्क हॉर्स हो सकता है। सीएम पंजाब कौन होगा? शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, कोई भी हो सकता है। सीएम सिंध? पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह को चेंज करेगी। खबर तो नासिर हुसैन साहब की चल रही है काफी, मुझे नहीं मालूम, केपीके में परवेज खटक आ सकते हैं। अच्छा, वहां पे आजाद उम्मीदवार पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उनका सीएम नहीं आएगा? मुश्किल हो। आपको लगता है कि कहीं पे भी पीटीआई के आजाद कैंडिडेट्स अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे? मुश्किल लगता है। आपको मुश्किल लगता है? 8 फरवरी के बाद आप बेहतरी देखते हैं? जी, मैं देखता हूँ। किस तरह? क्योंकि मुझे सियासी इस्तेकाम नजर आएगा। अपेरेंटली जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह आजाद इस वक्त तो हालात बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक अगर आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं तो सड़क की बात कर रहा हूँ।
सड़क पुरअमन है। कल कराची में जो हुआ, ये केपीके में जो हुआ, 3 तलवार एक जगह हुआ, पूरे पाकिस्तान में तो नहीं हुआ। पंजाब तो पूरा साइलेंट था, नहीं इतना भी साइलेंट नहीं था। पूरा साइलेंट था। मतलब आपके एंड पे रावी चैन लिख रहा है, चैन छोटा लफ्ज, मतलब skun.com लिख रहा है। डॉट। एक सियासी जमात थी, देखिए उसने ऑपोजिशन में हमने से ट्राई किया, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, उनको हमने वजीर आज़म बना दिया, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब हमने उनको अडियाला जेल में बिठा दिया क्योंकि वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। और वो कितनी देर बैठेगी? जब तक मुल्क ठीक नहीं होता, क्योंकि उनके होते हुए नहीं हो सकता। उनके होते हुए आप समझते हैं मुल्क ठीक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। आपके ख्याल में ये जो चाइना है और हमारे जो उससे रिलेशन है, ये मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी, सबसे बड़ा कसूर इमरान खान का था। देखिए चाइना ने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए और उनको सीक्रेट रखने का हमारे साथ मुआहदा किया कि आप ये मुआहदे IMF के साथ शेयर नहीं करें। ठीक है, खान साहब ने कर दिए। नहीं हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा अगर सपोज बिलावल प्राइम मिनिस्टर हैं या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, कि आपने हमारा, मैं ये समझता हूँ अलमिया यही है कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने अमेरिका की साइड पे जाना है या चाइना की साइड पे जाना है। वो आधा तीतर आधा बटेर के चक्कर में हम लटके रह जाते हैं रियासत को समझ आ गई कि हमने किस साइड पे जाना है। यस, और वो 8 फरवरी के बाद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। 100%। फीडबैक होता देख रहे हैं आप, मैं बहुत कुछ होता देखा, पॉजिटिव, और आप बकौल आपके आम आदमी तक उसके समरात पहुंचेंगे। मैं इंडिया से ट्रेड खुलती देख रहा हूँ, मैं इंडिया से वीजे खुलते देख रहा हूँ। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपको अंदाजा ही नहीं। आप करतारपुर गए हैं कभी? जी, एक दफा गया। गए? उधर निशात अली ने अपना एक कंटेनर लाया है, अभी तो इंडियन आते ही नहीं है। आपकी लॉ मतलब आपकी चीजें भी काबिल फरोख्त हैं क्योंकि हमारा उनका कल्चर एक है, जो कपड़े हम पहनते हैं वही वो पहनते हैं। तो जो हमारा कश्मीर का इशू है उसको बैक बेंच पे डालना पड़ेगा। अभी बड़ा टॉप बर्नर पे रखा हुआ है आपने। अपेरेंटली तो जुम्मे को आधा घंटा एहतजाज ही आपका टॉप बर्नर था ना, वो भी नहीं किया। क्या किया आपने? जिन्होंने ट्रेड बंद की, जिन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया से खत्म की, जिस हुकूमत ने, उसने कश्मीर के लिए क्या किया? वो कश्मीर के लिए OIC एक घड़ी लगाई हुई थी इस्लामाबाद में और एयरपोर्ट पे कि इतने घंटे से बस घड़ी लगी रहेगी, आप बेफिक्र हैं। अगर घड़ी एहतजाज है तो घड़ी को नहीं उतारेंगे, यही क्राइटेरिया रहेगा। जो वो कर गए हम उसको अंडू नहीं करेंगे। मुजम्मिल साहब, ये आपकी बातों से तो काफी हौसला अफजाई हो रही है कि आम आदमी को समरात मिलेंगे, बिजली सस्ती हो जाएगी। मियां साहब की जो स्टबर्ननेस है वो सबको पता है। किस बारे में? ओवरऑल रिगार्डिंग जैसे उनका ख्याल ये है कि पिंड के चौधरी वो हैं। तो अगर वोट लेंगे तो चौधरी हैं। नहीं, वो पिंड दा चौधरी वही है जरा जिन्हों पिंड दे लोग नहीं, अभी उनका जो था वोट को इज्जत दो वाला, वो थोड़ा सा बैक स्टेप नहीं किया उन्होंने। आपको लग रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब ये वोट को इज्जत दो का केस चल रही है। नवाज शरीफ डमी वजीर आजम नहीं हो सकता। ये बात आपने 90 से 93 ट्राई कर ली, 97 से 99 ट्राई कर ली, 2013 से 17 ट्राई कर ली। वो डमी वजीर आजम बनता है। वो इमरान खान नहीं है कि वो उतरने के बाद के मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। वो इख्तियार इस्तेमाल करके दिखाता है। मसलन अगर तो होता है तो इख्तियार छोड़ देता है। मेरा मतलब है वो अपनी बात मनवाता है। वो मुझने अगर इंडिया से सुलह करनी है, मोदी से बात की, अपनी वो मोदी की हलफबरदारी पे भी चला गया। उसने इन्होंने क्या किया, मतलब वो एज प्राइम मिनिस्टर फुल एक्ट करेगा। दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट है एज प्राइम मिनिस्टर, लोग उससे बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल देख रहे हैं। मुझे इकॉनमी तो अगले 5 साल में बेहतर होती नजर आ रही है। बट जो IMF के इशारिये हैं, IMF की नहीं, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के मसाइल बैरूनी नहीं है, अंदरूनी है। थोड़ी सी रोशनी डालें। मतलब PIA हमारा बहुत बड़ा मसला है। इसमें IMF ने क्या करना है? सेल हो जाएगी PIA, होनी चाहिए, कर लेंगे, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो ही कुछ 1.5 साल का प्रोसेस है। अगर आपने उसको सेल करना है तो मिनिमम आप कानून साजी करके, आइन साजी करके जल्दी कर सकते हैं।
आप प्रोसेस बदल सकते हैं पार्लियामेंट से, SIFC के जरिए कर सकते हैं। SIFC तो मैं ये समझता हूँ अगर वो सिर्फ एक इकदाम उठा ले कि मुल्क में एक यूनिफॉर्मिटी ले आए टैक्सेशन में, वो नहीं होती, क्यों नहीं होती मोहम्मद साहब? ये दुनिया भर में नहीं होती। नहीं मतलब क्यों, वो कैसे, मुझे कोई कहीं पे एग्जांपल? सूबों का इख्तियार है टैक्स लगाना। नहीं तो वो एक जो टैक्स लगाना है ये हो उसकी सकता है टाइमिंग, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की जो फीस सिंध में है वो पंजाब में ना हो, सिर्फ मैं यही तो कहना प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन की जो फीस सिंध में है वो पंजाब में ना हो। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक क्यों नहीं हो सकती? अपने हर सूबे का अपनी फाइनेंशियल, जब आपने 18वीं तरमीम में सूबों को माली तौर पर मुख्तार कर दिया, अब सूरत ये हाल ये है कि मरकज को सूबों की जिम्मेदारी खत्म करनी चाहिए माली तौर पे, अभी भी उठाई हुई है। मैं समझता हूँ कि बिजली की रिकवरी और उसकी जो है वसूली सूबों को दे देनी चाहिए। सूबा बिजली खरीद ले, खुद ही बिल वसूल कर ले, सूबा खुद मुख्तारी तो फिर यही है जी। गैस भी आप सूबे को बेच दें, उसको अपने लोगों को रुपए में दे, 5 रुपए में दे, सूबे की मर्जी है। मियां साहब आएंगे तो 18वीं तरमीम कंटिन्यू करेंगे या इसको अमेंड करेंगे? मियां साहब आएंगे तो फिर 18वीं तरमीम को अमेंड करेंगे। यहाँ तो प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बनेंगे। अगर आपने नेशनल फिनांस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फिनांस कमीशन नहीं बनाए फिर 18वीं तरमीम तो अधूरी है। जो 18वीं तरमीम के सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने अपने सूबे में प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बनाया नहीं, तो फिर हमारा अलमिया यही है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा, मरकज को मजबूत करने की जरूरत है, सूबों को भी मजबूत करने की जरूरत है। मैं सूबों के इख्तियार लेकर मरकज को मजबूत करने के हक में नहीं, लेकिन मैं मरकज को कमजोर करके सूबों को मजबूत करने के हक में भी नहीं। और आप ये समझते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए टैक्सेशन की, कि एक FBR टैक्स आज अनाउंस करता है, उसके 6 महीने के बाद PRA को याद आती है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जाग जाती है, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग जाग जाता है। मतलब जिसका जब दिल करता है वो कोई टैक्सेशन। कुछ फेडरल टैक्सेस हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, कुछ टैक्सेस हैं जो आपको सूबों को दे देने चाहिए, वो अपनी मर्जी से लगाएं। मतलब सूबों पे कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं आप? ये अब देखना पड़ेगा कौन क्या लिस्ट बनती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व करने की ज़रूरत है 18वीं तरमीम के बाद। वो बात बिलावल ठीक कर रहा है कि मरकज से 17 वजारतें ख़त्म हो जानी चाहिए। आप उसकी सपोर्ट में? मैं समझता हूँ कि मरकज को अपना वजन सूबों पर डाल देना चाहिए, बेवजह वजन उठाने, जब पैसा सूबे ले गए हैं तो काम करें फिर। बिल्कुल सही, मतलब पैसा वो ले गए, काम मरकज करे। अपेरेंट अभी तक तो यही हो रहा था, तो बस वो ठीक करने की, इसी वजह से हमारे आज ये हालात हैं। हाँ, सूबे अगर पैसा ले गए तो सूबे काम भी करें, नहीं होता तो ना करें, करते हैं तो करें। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है मुजम्मिल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आम आदमी को लेके, वो शायद लोग उसको बाय करें। हम ये समझते हैं कि हम भी एक आम आदमी हैं और हमारा भी उतना ही हक है जितना कि एक आम आदमी जिसको मुजम्मिल साहब डिफेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी जिसके पास गाड़ी नहीं है, शायद इसको पेट्रोल मैटर नहीं करता, बट उस आदमी के लिए ट्रैवल, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। जब तक ये चीजें पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, एक इकोनॉमी की डिबेट स्टार्ट नहीं होगी, तब तक चीजें बेहतरी की तरफ नहीं होंगी। और इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक प्लानिंग कमीशन बनाना चाहिए जो 3-4 साल ले के मुल्क को चले। बाकी मुजम्मिल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत आगे बेहतरी है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।